वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 5 के अंतर्गत एनसीईआरटी एमसीक्यू देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों को संपूर्ण इतिहास से इस वीडियो में शामिल किया गया है। बिहार शिक्षक भर्ती के सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें इतिहास विषय के संपूर्ण इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। आपके आगामी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी का पूरा सार संग्रह जो इसमें दिया गया है। तो वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। चलिए बिना देर की आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसका मत है कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता? आपके ऑप्शन है बीसी चौधरी, आरसी मजूमदार, आरपी त्रिपाठी या जीएन शर्मा। इसने यह स्टेटमेंट कहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आरसी मजूमदार ने इसे कहा था। दूसरा प्रश्न देखेंगे, किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, शेख मुजीबुर रहमान, शेख खालिदा जिया या काजी नजरुल इस्लाम। किसने इसे स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान पहले कहा जाता था मगर बाद में इसका नाम बांग्लादेश पड़ा, तो इसका उत्तर हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान ने जो है इसे बांग्लादेश का नाम दिया था। 16 दिसंबर 1971 को यह बांग्लादेश जो है स्वतंत्र हो गया था। स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक। प्रश्न में जो है पुस्तक के लेखकों के नाम भी और कौन सी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है इसको भी शामिल किया गया है, क्योंकि 1-2 नंबर का प्रश्न इससे भी पुटअप पिछली परीक्षाओं में किया हुआ था। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आरसी मजूमदार, के दत्ता, एसआर मल्होत्रा या बीपी मेनन। इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो इस पुस्तक को लिखने वाले जो थे आपके द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, वीपी मेनन थे। बीपी मेनन इस पुस्तक के लेखक थे और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 1955 ईस्वी में लंदन स्थित लॉन्गमैन प्रकाशन द्वारा किया गया था। तीसरा प्रश्न हो गया आपका। अब चौथा देखेंगे, चौथे नंबर का प्रश्न, इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे 1935 के इलाहाबाद में अधिवेशन में? तो ऑप्शन हो जाएगा जेएल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, अच्युत पटवर्धन, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जेएल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इसमें जो है किसानों की समस्याओं और अंग्रेजों द्वारा किए गए किसानों पर अत्याचार के बारे में विचार किया गया था। अब 5 नंबर का प्रश्न देखेंगे, CR फार्मूला यानी राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? ऑप्शन है गांधी जी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने या लॉर्ड इरविन ने। आपको बताना है कि इसका विरोध किसने किया था। तो उससे पहले जान लेंगे कि CR फार्मूला जो है योजना कब आई थी। तो 1944 ईस्वी में जो है यह CR फार्मूला यानी राजगोपालाचारी योजना निकाला गया था, जिसमें जो है उन क्षेत्रों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार के आधार पर समझौता सुझाया गया था जो मुस्लिम बहुल्य वाले क्षेत्र थे। और
इस फार्मूले पर गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के मध्य वार्तालाप एवं पत्र व्यवहार हुआ था, किंतु अब इसमें पूछ रहा है कि इसका विरोध किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इसका विरोध किया था। 6 नंबर का प्रश्न देखेंगे। विजयनगर राज्य में सामाजिक एवं धार्मिक विषयों पर निर्णय देते थे। सामाजिक और धार्मिक विषयों पर निर्णय कौन देते थे? ऑप्शन है समयाचार्य अथवा देसरी कावलकार अथवा असरु वलकार, धर्मोपंच अथवा धर्मदेश, परशोकाल अथवा ध्रुवराज। तो इसमें से कौन थे जो धार्मिक और सामाजिक विषयों पर अपना निर्णय देते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका समयाचार्य अथवा देसरी जो थे, यह सामाजिक और धार्मिक विषयों पर अपना उत्तर देते थे। अब इसके संदर्भ में थोड़ा सा कुछ और जान लेंगे कि सम्राट जो होता था न्याय का प्रधान स्रोत होता था, मगर ये धार्मिक और सामाजिक निर्णयों पर जो है ये अपना निर्णय देते थे देसरी। अब आगे का प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? ऑप्शन है 1881, 1861, 1891, 1833। कब इसको लागू किया गया था आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1881 ईस्वी में जो है यह भारतीय फैक्ट्री अधिनियम किसके कार्यकाल में लागू हुआ था? तो रिपन के कार्यकाल में जो है यह भारतीय फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया था सर्वप्रथम। और इसमें यह बताया गया था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने से प्रतिबंधित किया जाए। इसके अलावा महीने में 4 दिन के अवकाश की व्यवस्था भी इस फैक्ट्री अधिनियम के तहत की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर का प्रश्न देखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित है? ऑप्शन है सत्यार्थ प्रकाश, रास्त गोपाल, गीता रास या संवाद कौमुदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक जो है इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और इसकी रचना जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1875 ईस्वी में हुई थी और हिंदी भाषा में हुई थी। इसको भी जान लेंगे आप, हिंदी भाषा में हुई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज के प्रवर्तक थे, आर्य समाज के प्रवर्तक थे। इनका सिद्धांत जो था आर्य समाज को बढ़ावा देना था। 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किसे धोंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें लोग। धोंदू पंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तात्या तोपे, नाना साहब, राम प्रसाद और पुरंदर सिंह। कंफ्यूजन की स्थिति नाना साहब और तात्या तोपे में होती है, तो यहाँ पे एकदम कंफ्यूज मत होइएगा कि धोंदू पंथ किसे कहा जाता है। तो नाना साहब का वास्तविक नाम जो था ये धोंदू पंथ था। और नाना साहब जो थे ये अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो है बाजीराव द्वितीय के ये दत्तक पुत्र थे। और नाना साहब से जुड़ी एक और बात कि 1857 के क्रांति में यह कानपुर के विद्रोह से संबंधित है। तो नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंथ है। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर का देखते हैं। अठारह ईस्वी के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध था। वीर कुंवर सिंह कहाँ से 1857 के विद्रोह की भागीदार संभाले हुए थे? तो ऑप्शन है अवध, बिहार, कानपुर या लखनऊ से। इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बिहार से जो है बिहार से जगदीशपुर, बिहार में जगदीशपुर से जो है यह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और इसके अलावा और चीज़ें भी जान लेंगे। अवध से जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है अहमदुल्ला शाह ये अवध से थे।
और इसके अलावा कानपुर से आपको मैंने ये पिछली प्रश्न में बताया था, तात्या तोपे और नाना साहब, नाना साहब और तात्या तोपे जो थे ये कानपुर से संबंधित है। और लखनऊ से जो थी ये बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल जो है यह लखनऊ से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बिहार से। अगला प्रश्न देखेंगे, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ईस्वी ने लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की थी? ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष। तो एज ऑफ कंसेंट जो है इसके तहत विवाह की आयु क्या निर्धारित की गई थी, यही आपको बताना है। वो भी लड़कियों के बारे में पूछ रहा है। तो लड़कियों के विवाह की आयु जो है यह 10 वर्ष निर्धारित की गई थी। जब लड़कियों के विवाह की आयु जो है 10 वर्ष निर्धारित की गई थी और यह किसके प्रयासों के फलस्वरूप एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो हुआ था ये पारित हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप यह एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1860 ईस्वी का यह पारित हुआ था। अब एक और भी प्रश्न इसमें आ सकता है कि जैसे इसमें 10 वर्ष आयु निर्धारित की गई थी, तो शारदा एक्ट के तहत जो है, शारदा एक्ट के तहत जो है लड़कियों और लड़कों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो लड़कियों के लिए जो है, लड़कियों के लिए निर्धारित की गई थी आयु जो थे वह 14 वर्ष थे, 14 वर्ष थी। और लड़कों के लिए जो है इसका 18 वर्ष किया गया था। ये शारदा एक्ट के अंतर्गत था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मौलाना आजाद, हसरत मोहानी, एम.ए. अंसारी, बदरुद्दीन तैयबजी। इनमें से कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में 1887 ईस्वी में यह मद्रास में जो आयोजित हुआ था वहीं इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? ऑप्शन है यूनियन बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता या बैंक ऑफ बॉम्बे। इनमें से कौन था जो प्रथम वाणिज्यिक बैंक था भारत में स्थापित होने वाला? इसका उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ कलकत्ता। 14 नंबर का प्रश्न आपका हो जाएगा, पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटी लाभांश का आश्वासन था। तो यह कितने % आश्वासन था लाभ का? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह 5% आश्वासन दिया गया था, गारंटीड लाभ का आश्वासन दिया गया था। क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था, वह था नेल्सन, वाटसन, पीटरसन या विल्सन। किसके जाली हस्ताक्षर का उसने प्रयोग किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाटसन के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग क्लाइव ने जो है किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कोल्हापुर के महाराज राजा सत्यपति साहू ने बी.आर. अम्बेडकर को प्रोत्साहित किया। बहिष्कृत भारत के प्रकाशन हेतु, परिजन बंधु के प्रकाशन हेतु, मूक नायक के प्रकाशन हेतु, स्वराज के प्रकाशन हेतु, किस हेतु उन्होंने प्रोत्साहित किया था उन्होंने? तो इन्होंने जो है मूक नायक के प्रकाशन हेतु प्रोत्साहित किया था छत्रपति साहू जी ने बी.आर. अम्बेडकर को। और छत्रपति साहू जी कोल्हापुर के महाराज भी थे, आपको ये जानना है।
इसके अलावा अगला प्रश्न 17 नंबर का देखेंगे। दलदली स्थल सुल्तानाती 1690 ईस्वी में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी? सुल्तानाती में जो है किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी थी? ऑप्शन है कैप्टन विलियम हीथ, सर चार्ल्स आयर, जॉब चार्नक, जॉन सरमन। किसने यह आधारशिला रखी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉब चार्नक ने जो है कलकत्ता की आधारशिला रखी थी। और कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी भी रहा था। अगला प्रश्न देखेंगे। राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बटाई, जरीब, कंकूत या जब्ती। किस व्यवस्था को उन्होंने जो है ये विकसित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जब्ती व्यवस्था को उन्होंने विकसित किया था राजा टोडरमल ने। और यह किस समय उन्होंने विकसित किया था? तो अकबर के शासनकाल के समय में, अकबर के समय में जो है इन्होंने ये जब्ती भू नामक भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया था। 1589 ईस्वी में टोडरमल की मृत्यु भी हुई थी और इन्होंने भागवत पुराण का फारसी अनुवाद भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 19 नंबर का, इम्पोर्टेंट है। कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आइन ए अकबरी में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन है रामदास, सूरदास, तुलसीदास, तानसेन। इन चारों में कौन है जो इसमें समकालीन होते हुए भी इनके यह उसमें सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन इसमें हो सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास जो थे ये अकबर के समकालीन थे, मगर इनका नाम जो है आईने अकबरी में नहीं है, आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है। आईने अकबरी में जो है ये अबुल फजल ने 15 चित्रकारों के नाम भी बताए हैं जिसमें अधिकतर हिंदू थे। तो अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक संगम युगी कवि ने एक तमिल प्रमुख के विरुद्ध हुए मौर्य अभियान का वर्णन किया है? ऑप्शन है परनर, अव्वैनार, इलांगो अडियल या मामूलनर। कौन इसमें था जिसने इस अभियान को जो है इस अभियान का वर्णन किया है? तो आपको बताना है। इसका उत्तर क्या होगा ये बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मामूल नर ने जो है इसका उल्लेख किया था। और इसके अलावा और लोगों के बारे में जान लेंगे हम। ये परनर जो थे यह संगम युगीन कवि थे और इन्होंने चेर शासक सेन गुट्टवन का यशोगान किया है। इसके अलावा आप इलांगो अडिगल के बारे में भी जान लेंगे। तो इलांगो अडिगल जो था ये सेन गुट्टन का भाई था और इन्होंने शिल्प आदि कारम की रचना भी की थी इलांगो अडिगल ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा मामूल नन। दारा सिकोह को मुलाहिद किसने कहा था? मुलाहिद किसने कहा था? तो ऑप्शन है औरंगजेब, मुराद, शाह शुजा या मोहम्मद कासिम ने। तो दारा सिकोह को जो है मुलाहिद किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने जो है उसे मुलाहिद कहा था। आगे प्रश्न देखेंगे। शेरशाह के शासन के समय में किस भाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? ऑप्शन है दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसातव, दीवाने इंसाफ। कौन इस आय व्यय की देखभाल करता था ये आपको बताना है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दीवाने वजारत जो है राज्य की आय और व्यय का देखभाल शेर शासक के शासन के समय में करता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा दीवाने वजारत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 23 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। किसके समय में जो है वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर के समय में यह वतन जागीर, अकबर के अंतिम समय में, अंतिम उसके वर्षों में, उसके शासनकाल के अंतिम वर्षों में इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली का सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? काजी उल कुजात, काजी उल हजात, काजी फैज उल इस्लाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा उत्तर आपका काजी उल कुजात को जो है न्यायिक प्रणाली में मुगल शासन में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था, जो मुख्य कानून की व्याख्या करते थे और मुख्य काजी जो है निर्णय देता था जिसके आधार पर। इम्पोर्टेंट प्रश्न ये, पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ऑप्शन है थॉमस स्टीफेंस, राल्फ फिच, कैप्टन हॉकिंस, जॉन मिल्डन हॉल। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पश्चिमी भारत पहुंचने वाला प्रथम ब्रिटिश जो था वो कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा थॉमस स्टीफेंस था, जो एक अंग्रेजी जेसुइट पुजारी था और मिशनरी भी था। और यह जो है आपका अक्टूबर 1579 ईस्वी में गोवा आया था। इसके बाद आपका विलियम हॉकिंस जो थे, विलियम हॉकिंस आए थे। यह 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे, विलियम हॉकिंस। इसके बाद आपका जो है जॉन मिल्डन हॉल जो है ये 1599 ईस्वी में आए थे। और इसके बाद राल्फ फिच जो थे यह अकबर के समय में भारत आए थे, अकबर के समय में भारत आए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका थॉमस स्टीफेंस जो आया था 1579 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में सही नहीं है? वह सार्वजनिक रूप से होली खेला करता था, यह सही है। वह गंगा जल का पान करता था, ये भी सही है। उसने हिंदू अमीरों को नियुक्त भी किया था, ये भी आपका सही है। वह कभी किसी मंदिर नहीं गया था, यही गलत है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वो पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो वह कभी मंदिर नहीं गया था, तो वह मंदिर जाता था, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो इसको जो है इसने जो है दुआब में कर वृद्धि की थी, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया था और तांबे की सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान। ये पूछ कर रहा है कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार जो है यह दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो आपको बताना है। ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोधी। कौन इसमें से जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार था जो आदर्श सुल्तान था? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक जो था यह बर्नी के अनुसार आदर्श सुल्तान था दिल्ली का। बर्नी के अलावा अफीक के अनुसार भी जो था यह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ही आदर्श सुल्तान था। और इसके अलावा आगे प्रश्न देखेंगे,
सोनधर शब्द का प्रयोग किसानों के लिए दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ था? तो सोनधर यह ऋण था और किसानों के लिए दिए जाने वाले यह जो है यह शब्द किसके समय में प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिरोज तुगलक। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है यह सोनधर नामक कृषि ऋण दिया जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और बहुत ही कम ब्याज पर यह दिया जाता था। सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थे? सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थे? तो आपको बताना है। इसका ऑप्शन है सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था, अमीरों की एक संस्था, राजस्व विभाग की समिति, विद्वानों की एक समिति। तो इसमें से क्या होगा आपको बताना है। तो सुल्तान को परामर्श देने के लिए ही जो है यह मजलिस ए खलवत की स्थापना की गई थी। तो ये निश्चित रूप से सुल्तान की परामर्शदाती संस्था हो जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। और आगे का प्रश्न देखेंगे। एक विषय क्षेत्र में जो हिंदुओं द्वारा अपेक्षाकृत उपेक्षित रहा, लेकिन वहाँ मुसलमान लेखकों ने अपनी निपुणता दिखाई थी। ऑप्शन है तर्कशास्त्र, संगीत शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र या इतिहास। किसमें जो है इतिहास मुसलमान लेखकों ने अपनी निपुणता दिखाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा इतिहास लेखन में जो है मुसलमान लेखकों ने जो है अपनी निपुणता साबित की थी। अब अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से सल्तनत काल की कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है पान, अफीम, नील या आम। किसको जो है सल्तनत काल में जो है नई फसल के रूप में प्रयोग किया गया था? तो नील को जो है यह उगाना शुरू किया गया था। और इसके अलावा पान के बारे में जानेंगे। तो पान जो है यह मलाल द्वीप से उद्भव हुआ है इसका, और वेदों में भी इसका वर्णन किया गया है। तो नील जो है इसका उत्तर हो जाएगा नील सल्तनत काल में नई फसल के प्रयोग में लाना आरंभ हुआ था। आगे का प्रश्न देखेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उस्र क्या था? ऑप्शन है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, युद्ध की लूट का 1/5 भाग जो है राज्य का हिस्सा। इसमें से कौन था जो ये उस्र था? तो इसका आपको उत्तर बताना है। तो उस्र जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था। यह आपका इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। और इसके अलावा आप थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेंगे। उस्र के बारे की जब बात हुई है तो ज़कात के बारे में भी जान लेंगे। ज़कात जो था यह मुसलमानों की आय पर जो है लगने वाला धार्मिक कर भी था। इसके अलावा खुम्स जो था, यह खुम्स जो है युद्ध में लूटे गए धन पर लगने वाला कर था। और जजिया के बारे में आप लोग जानते हैं, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। आगे का प्रश्न देखेंगे। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, महमूद गजनी या मोहम्मद गोरी। किसके सिक्कों पर जो है यह लक्ष्मी की आकृति अंकित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर जो है लक्ष्मी अंकित की गई थी। लक्ष्मी अंकित की गई थी। और जान लेंगे कि लक्ष्मी अन्य किनके सिक्कों पर अंकित की गई थी? तो कलचुरी राजवंश और चंदेल राजवंश के सिक्कों पर भी जो है लक्ष्मी की आकृति मिलती है। तो लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गोरी, कलचुरी और चंदेल राजवंशों की सिक्कों पर इनकी आकृति मिलती है।
अब अगला प्रश्न देखेंगे आपका 34 नंबर का। चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यापारिक दूतमंडल भेजे थे? इम्पोर्टेंट ये भी है, तो ऑप्शन है राजराज, राजेंद्र, उलोंगतुंग या उपरोक्त सभी ने। किसने जो है अपने राजदूत को जो है चीन में भेजा था, व्यापारिक दूतमंडल को किसने भेजा था, तो इसको आपको बताना है। तो यह जो है आप जानेंगे कि किसने किसने भेजा था। तो ये सभी ने जो है अपने व्यापारिक दूतमंडल को चीन में भेजा था, चाहे वो राजराज हो या फिर राजेंद्र हो या फिर कुलोत्तुंग हो। कुलोत्तुंग ने जो है 1077 से 72 कुलोत्तुंग ने जो है 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों को जो है, ये 72 सौदागरों का एक दल जो है यह चीन भेजा था व्यापारिक मंडल कुलोत्तुंग ने जो है 72 व्यापारिक मंडलों को जो है, व्यापारिक दूत मंडल को जो है चीन भेजा था कुलोत्तुंग ने। आगे का प्रश्न देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम क्या था? चोल शासन में लगान की वसूली का माध्यम क्या था, आपको बताना है। ऑप्शन है राज्य कर्मचारी, ग्राम सभा, सामंत या कोषाध्यक्ष। किसके माध्यम से जो है लगान वसूली की जाती थी, यह आपको बताना है। तो ग्राम सभाओं के माध्यम से जो है यह लगान वसूली की जाती थी। चोल शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो थी स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जो है इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे का प्रश्न देखेंगे। समुद्रगुप्त के समय में कांची का राजा कौन था? ऑप्शन है हस्तिवर्मन, मंटराज, नीलराज या विष्णुगुप्त। तो समुद्रगुप्त के समय में जो है इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये भी जान लेंगे। दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र चोल को या राजेंद्र प्रथम को जो है दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जबकि भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और अब इसका उत्तर जान लेंगे कि समुद्रगुप्त के समय में कांची का राजा कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त समुद्रगुप्त के समय में कांची का राजा था। आगे का प्रश्न देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य का राजस्व विभाग जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में जो था वो राजस्व विभाग किस नाम से जाना जाता था, यह आपको बताना है। मालखाना के नाम से, 98 के नाम से, संग्रहणी के नाम से या भंडार के नाम से। तो राजस्व विभाग जो था वो 98 के नाम से जाना जाता था विजयनगर साम्राज्य के समय। विजयनगर साम्राज्य के समय में यह जाना जाता था 98 के नाम से। अगला प्रश्न देखेंगे आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? ऑप्शन है विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र या दिव्यावदान। कौन क्षत्रिय मानता है चंद्रगुप्त मौर्य को? तो दिव्यावदान में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। जबकि मुद्रा राक्षस जो थी ये विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई थी। विशाखा दत्त द्वारा जो है यह लिखी गई थी और इसमें जो है इन्हें जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। वृषल कहा गया है। इसके अलावा आप और देख लेंगे, यह चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक शक्तिशाली शासक था और
चाणक्य इसका प्रधानमंत्री था। और चाणक्य द्वारा लिखी गई है राजनीति शास्त्र पर एक बहुत ही शासनिक राज्य के शासन व्यवस्था की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थशास्त्र है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिव्यावधान। निम्नलिखित में से किस के साथ धर्म यज्ञ शब्दावली संबंधित है? धर्म यज्ञ शब्दावली किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके हैं सांची बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विहार, सारनाथ बौद्ध विहार या कुशीनगर बौद्ध विहार। तो इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ बौद्ध विहार से जो है यह धर्म यज्ञ शब्दावली संबंधित है। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। नारायण के साथ विष्णु, तो ऑप्शन है तैत्तरीय आरण्यक, महाभारत से, पतंजलि के महाभारत से या बौधायन धर्मसूत्र से। कहाँ से मिलता है यह? तो नारायण के साथ विष्णु का जो तादात्म्य है, सर्वप्रथम इसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। और महाभारत के कहाँ पे किया गया है? तो शांति पर्व में इसका उल्लेख है। इम्पोर्टेंट है ये, शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में इसका उल्लेख है। और यहाँ पे उन्हें सर्वव्यापी और सभी को उत्पन्न करने वाला बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजत्व की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है। राजत्व की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ऋषि वैदिक साहित्य से, उत्तर वैदिक साहित्य से, जैन साहित्य से या बौद्ध साहित्य से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यह का इसका प्रथम उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में, उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में। और सर्वप्रथम राजत्व के दैवी सिद्धांत का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में इसका वर्णन किया गया है। और इसके अलावा राजा जो सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, टेकराट जैसी उपाधियां धारण करता था। अब आगे का सूची मिलान का प्रश्न देखेंगे। वेदांत सूत्र जो है यह इसको किसने लिखा था? तो वादरायण ने लिखा था। वैशेषिक सूत्र जो है, वैशेषिक सूत्र कणाद इससे संबंधित है। योग सूत्र सभी जानते हैं, पतंजलि। और पूर्व मीमांसा जैमिनी। आगे का प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? रक्तिका, निमिष, कार्स या यव। तो प्राचीन भारत में लंबाई नापने की जो इकाई थी वह यव कहलाती थी। यव के अलावा अंगुल भी था, हस्त भी था, क्रोश भी था। तो यव इसका उत्तर हो जाएगा आपका। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है आभूषणों से, मूर्तियों से, मोहरों से या खिलौनों से। किससे यह प्राप्त होती है? तो सिंधु घाटी की लिपि की सूचना जो है हमें मोहरों से प्राप्त होती है, मोहरों से यह प्राप्त होती है। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? ऑप्शन है हुलास, सोथी, आलमगीरपुर या कोल्डिहवा। तो 3 तो निश्चित रूप से होंगे, 4 नंबर का नहीं होगा। तो इसको जान लेंगे कौन इसमें इसका स्थल नहीं है। तो आलमगीरपुर तो निश्चित रूप से है ही, सोथी भी है और हुलास भी है। आपका कोल्डिहवा जो है यह नहीं है। यह इला उत्तर प्रदेश में ही है, मगर यह पाषाण कालीन स्थल है। यह पाषाण कालीन स्थल है, पाषाण काल का स्थल है। बाकी ये तीनों जो हैं आपके सिंधु सभ्यता के केंद्र हैं। और आपका हुलास जो है ये सहारनपुर में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
घसीटी बेगम, शौकतगंज, राज बल्लभ और यार लतीफ़ खां जानी दुश्मन थे। नवाब अली वर्दी खां के, नंद कुमार के, सिराजुद्दौला के या शुजाउद्दौला के, किसके ये जानी दुश्मन थे? तो आपको बताना है कि यह किसके जानी दुश्मन थे। तो निश्चित रूप से जो है ये सिराजुद्दौला के जानी दुश्मन थे, सिराजुद्दौला के जानी दुश्मन थे। और यह सिराजुद्दौला था जो था अली वर्दी खां का दौहित्र था। और यह घसीटी बेगम जो थी सिराजुद्दौला की मौसी थी, सिराजुद्दौला की मौसी थी। और इसका पुत्र जो था घसीटी बेगम का पुत्र शौकतगंज था, तो ये शौकत जंग था। इसके अलावा जो घसीटी बेगम का दीवान ये था राज बल्लभ। और इस तरह ये सभी लोग मिलकर जो है सिराजुद्दौला के पक्के दुश्मन थे। आगे का प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात क्या था? तो ऑप्शन 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 1 2 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा के ईंटों का अनुपात जो था 1 2 4, 1 संबंधी 2 संबंधी 4 था। ये हड़प्पा की ईंटों का अनुपात था। आगे का प्रश्न देखेंगे, 48 नंबर का प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन कायथ, गिलुंद, आहाड़ या महेश्वर। कौन जो है ये ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो आहाड़ जो है ये आहाड़ का प्राचीन नाम ही ताम्रवती है। आहाड़ का प्राचीन नाम ही ताम्रवती है। आगे का प्रश्न देखेंगे, 49 नंबर का प्रश्न, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं, वह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन चिराद, छोटा नागपुर, चुनार या झोंसी। इसको बताना है कि ये कौन सा स्थान है जहाँ पे बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार मिले हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिराद। और चिराद कहाँ पे है? तो यह बिहार में है, यह बिहार में है। 1962-63 में जो है वीके सिन्हा के नेतृत्व में जो है यहाँ पे खुदाई की गई थी। और जो हड्डी के बने सिंग मिले हैं, औजार मिले हैं, तो हिरन के सींगों द्वारा निर्मित औजार और हथियार भी प्राप्त हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिराद। अगला और लास्ट प्रश्न आज का देखेंगे, मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? यह मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच का संक्रमण अवधि रही है। ये गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ करते थे। मेसोलिथिक युग के उपकरणों की मूल विशेषता लघु पाषाण युक्त थे। और 1867 में कार्लाइल ने विंध्य के चट्टानी आवासों से माइक्रोलिथ्स को पहली बार खोजा था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। और ये आपका पूछा है कि गलत कौन है इसमें, तो 3 सही होंगे तभी ये गलत होगा। तो इसका जो है यह मेसोलिथ और नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि है, यही जो है यह गलत है इसका। तो ये उस उत्तर इसका सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो में कॉन्टेक्ट प्रश्न कैसे लगे निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। और लिंक में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। बहुत जल्दी मैं उस पर टॉपिक वाइज जो है प्रश्नों को मॉक टेस्ट कराऊंगा, अभ्यास प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा आपको लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है इसका है, प्रश्न अच्छे लगे हैं, तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।